सेम मतलब 50% 50%, ये तो डिपेंड करता है बेटा सिचुएशन पे, निकाल के पता चलेगा, ऐसा नहीं पता चल सकता है। ठीक है, हो सकते मतलब मैं ऐसा कोई ये नहीं कह सकता हूं कि बेटा नहीं हो सकते हैं, बट पॉसिबिलिटी बहुत कम है। क्योंकि अगर आप ये कहो कि दोनों में 50% 50% दोनों में इक्वल हो जाए, तो फिर आप उसको ना आयनिक बॉन्ड में इंक्लूड कर पाओगे ना कोवेलेंट बॉन्ड में, तो क्या कहोगे, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ऐसे कंपाउंड आपको बहुत कम मिलेंगे, बट मैं ये कमेंट नहीं करूंगा कि कभी नहीं हो सकता है। हाइपोथेटिक भले ठीक है, प्रैक्टिकली वो कंपाउंड हमें नहीं दिखे हैं अभी तक, या मैंने कहीं ऐसा कंपाउंड नहीं देखा है, लेकिन ऐसा नहीं कहूंगा कि बेटा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो हाइपोथेटिकली हम मान सकते हैं, कैलकुलेशन बेसिस पे आ सकते हैं, चीजों को दे सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो कंपाउंड अभी तक हमें ऐसा कोई नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई प्योर बॉन्ड के बारे में फिर डिस्कशन ही नहीं कर पाएंगे। समझे ना सब लोग? यस और नो? ठीक है, हाँ। तो बेटा और किसी को कोई डाउट है तो बोलिए प्लीज। नहीं? क्लियर है ना फिर सबको? अरे हाँ कि ना? हाँ, ठीक है। तो बेटा कल हम बात कर रहे थे उसके एप्लीकेशन के पॉइंट पे, लास्ट में मूव किया था हमने, ठीक है। एप्लीकेशन में मूव किया था, तो एप्लीकेशन में अगर आपको क्लियरली समझ में आ रहा है, तो हमने एक लास्ट पॉइंट, बाकी तो सबको क्लियर हो चुके थे, एक लास्ट पॉइंट जो हम बात करना चाह रहे हैं बेटा कलर इंपार्टिंग टेंडेंसी वाला है, हम उसको कंप्लीटली यहां पर डिस्कशन करें। ठीक है, तो कलर इंपार्टिंग टेंडेंसी में क्या होता है बेटा कि वो कलर शो करता है, उसके लिए हम यहां पर मूव कर रहे हैं। तो बेटा कलर में अगर मैं मूव करूं, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो किस तरीके से वो कलर दिखाता है, किस तरीके से वो कलर दिखाता है, एग्जाम्पल में हम जरूर आएंगे, कुछ एग्जाम्पल आपको जरूर बताऊंगा। हाँ, और दूसरा मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि कलर कौन दिखा रहा है, कैसे दिखा रहा है, किसमें कलर ज्यादा दिखेगा, ये सब बता दूंगा, लेकिन कौन सा कैसा कलर शो करेगा, मतलब वो कलर का टाइप कौन सा होगा, ये याद आपको रखना पड़ेगा। देखो मैं फिर से कह रहा हूं, जो चीजें फैक्ट है उनको समझिएगा। कलर क्यों दिख रहा है और कलर किस वजह से दिख रहा है, और कलर का इंपॉर्टेंस है क्या, किसमें ज्यादा कलर दिखेगा, मतलब कलर की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इंटेंसिटी किसमें कम होगी, ये मैं सब बता सकता हूं। लेकिन जहां पर बात रही कि कलर कौन सा कंपाउंड कैसा कलर दिखाएगा, ये आपको प्रॉपरली याद रखना पड़ेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? समझे? क्यों? क्योंकि बेटा यहां पर आपको वो कलर इसलिए याद रखना पड़ेगा क्योंकि कौन सा लाइट वो एब्जॉर्ब कर रहा हमें नहीं पता। विबग्योर तो हमें पता है, उस विबग्योर में से कौन से लाइट को एब्जॉर्ब किया जिसके बेस पर कलर शो कर रहा है, ये हमें नहीं पता। इसलिए कलर आपको प्रॉपरली याद रखना पड़ेगा। मैं फिर से आपको बोल दूं, हाँ क्यों दिखा रहा है, किस बेस पे दिखा रहा है, इंटेंसिटी का, तो वो सब मैं आपको बता सकता हूं, वो सब चीजें मैं आपको कंप्लीटली बता सकता हूं। लेकिन आपको ये ध्यान देना है बेटा कि हमारे पास वो कलर कौन सा दिखाएगा, वो आपको प्रॉपरली हर एक कंपाउंड के लिए, अलग अलग कंपाउंड के लिए याद रखना पड़ेगा। गॉट इट एवरीवन? बताइए बेटा, क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? पक्का? ठीक, तो ध्यान दो बेटा। मैं देखिए मैं उसी से चलता हूं जो कल मैंने एग्जांपल दिया था, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, और इसका ये इलेक्ट्रॉन उठ के अगर हमारे पास यहां पर आ जाता है, ठीक है। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बेटा हमारे पास उस न्यूक्लियस से, मतलब बी जो एनाइन है उसके न्यूक्लियस से निकल के दो एटम के या दो, तो हमारे पास जो आयंस है उनके सेंटर पे आना चाह रहा है, तो वो सेंटर पे क्यों आ रहा है ये हम कल समझ चुके हैं कि एक की पावर, दूसरे की एबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी, एक की पोलराइजिंग पावर। क्लियर है ना सबको? ठीक, तो अब जो खींचेगा वो पावर लगा रहा है, और जो दे रहा है बेटा उसकी एबिलिटी है डोनेट करने की या देने की, तो बेटा वो दे रहा है। उस बेसिस पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बेटा आपके वहां से निकल के सेंटर पर आ रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जब दोनों के बीच में, नियरली बीच में पहुंचे, अब जिसमें ज्यादा पहुंचेगा उसमें ये टेंडेंसी ज्यादा दिखेगी, जिसमें कम पहुंचेगा उसमें टेंडेंसी कम दिखेगी।
ये मैं आपको फिर से बोल दूं। तो अब मुझे एक चीज बताइए बेटा, वो इसके न्यूक्लियस से भी इलेक्ट्रॉन दूर हो गया और इसके न्यूक्लियस से तो पहले से भी दूर था ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन कहां आ गया? सेंटर पे। मुझे ये बताइए बेटा कि इलेक्ट्रॉन अगर उस न्यूक्लियस से दूर हुआ और दोनों के सेंटर पर आना स्टार्ट हुआ, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होगा, या हमारे पास वो उसके न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होगा तब डिफिकल्ट होगा? कहां मतलब ऐसा है? हाँ, कहां होगा? कहां? 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 इन दोनों से कहां? नजदीक के दूर? पक्का? तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होगा? समझ पा रहे सब लोग? पक्का? ठीक है। अब बात आती है बेटा कि जैसे ही आपने कहा कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक होगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होगा। अब डिफिकल्ट होगा मतलब उसको ज्यादा एनर्जी देनी चाहिए, मतलब उसको एनर्जी की नीड जो होगी वो ज्यादा होगी अगर मुझे वो इलेक्ट्रॉन को निकालना है जो न्यूक्लियस के नजदीक है। हाँ कि ना? तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे अगर ज्यादा एनर्जी देनी है बेटा, और वो एनर्जी फिर आपके विजिबल स्पेक्ट्रम की एनर्जी नहीं होगी। वो किसकी एनर्जी नहीं होगी? विजिबल। तो याद करो बेटा, विजिबल जो होता है वो कहां पर एग्जिस्ट करता है? मैं फिर उसी पाथ पे चलता हूं। कॉस्मिक से हमने स्टार्ट किया था, कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, फिर यूवी रेस, फिर विजिबल, फिर आईआर, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव। बात हुई थी अपनी? तो इसका मतलब क्या है बेटा, मैं विजिबल की जब बात कर रहा हूं तो उससे पहले वाली सिचुएशन जो होगी वो हमारे पास क्यों, अगर मैं उसको पहले वाली सिचुएशन ले रहा हूं तो क्यों पहले वाली सिचुएशन ले रहा हूं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में है तो उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो एनर्जी ज्यादा चाहिए तो ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रॉन या तो क्या होगा बेटा, आपके एक्सरे में आ जाएगा, मतलब एक्सरे वाली एनर्जी को ले सकता है, या आपका गामा रे की बात कर सकता है, कॉस्मिक की बात कर सकता है, यूवी रेस की बात कर सकता है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही? इस पूरे ट्रैक पाएगा। अब जब इस पूरे ट्रैक पाएगा, क्या आपको वहां कलर दिख पाए? बोलो। अब ऐसा तो नहीं कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड वहां भी हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है बेटा। तो वो कहना गलत हो जाएगा कि बेटा हमें वहां पर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हुए क्यों नहीं दिख रहा है, या इलेक्ट्रॉन, हम ये नहीं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं हो रहा है, वो कहना गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो रहा है बट हाई एनर्जी में हो रहा है, जो विजिबल से हाई है, तो ऑब्वियस है कि हाई एनर्जी में होगा तो ऑब्वियस है वहां से कलर तो कभी नहीं दिखेगा। इतना तो सब समझ रहे ना बेटा? तो अब मुझे एक चीज बताइए, अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में था तो एनर्जी ज्यादा चाहिए थी, अब जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हुआ तो उस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करना इजी होगा कि डिफिकल्ट होगा? बस सीधी सी बात है, इजी होगा। समझे कि नहीं समझे? अब जब इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करना इजी होगा बेटा, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहां पर आ जाएगा तो ये क्या कर रहे हैं बेटा, ये बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी ये एच न्यू से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ये एनर्जी एब्जॉर्प्शन है, एनर्जी एब्जॉर्ब। सही है ना? अब बेटा ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ये एनर्जी अगर हमारे पास विजिबल में हो तो ये बात सीधी सीधी है कि इलेक्ट्रॉन विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और एब्जॉर्ब करके क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे। बोलिए जल्दी से, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे बेटा, एक्साइटेड हो रहे, और एक्साइटेड होके हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे। बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं तो भाई सीधी सीधी बात है वो इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़ा है, कभी ना कभी नीचे तो आएंगे, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में परमानेंट नहीं रह सकता है, नीचे आना ही पड़ेगा। अब जब वो इलेक्ट्रॉन बेटा आपका नीचे आ रहा है तब एनर्जी रिलीज करेगा, तब वो एनर्जी क्या कर रहा है बेटा,
एनर्जी रिलीज करा बेटा। अब एनर्जी जैसे ही उसने रिलीज करी, मुझे ये बताइए बेटा, जब वो एनर्जी रिलीज कर रहा है तो उससे एब्जॉर्ब अगर विजिबल किया है तो रिलीज भी उसी के रिस्पेक्ट में होगा। ऐसा तो नहीं कि ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देने वाला है भाई, जितनी एनर्जी उसको ऊपर जाने में लगी उतनी एनर्जी तो रिलीज कर पाएगा, यस और नो? तो वो भी विजिबल स्पेक्ट्रम में ही होगी, हाँ कि ना? तो वो भी हमारे पास अगर विजिबल में है तो उसके बेसिस पे बेटा मुझे जो कलर ऑब्टेन्ड हो रहा है, अब मुझे यहां पर कलर दिखेगा। अब मुझे यहां पर क्या दिखेगा बेटा? उसके बेसिस पे कलर। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये कलर दिखाने का पूरा रीजन है। दूसरा, इसको दूसरे तरीके से भी समझाया जाता है बेटा, मैं आपको बता देता हूं कि कलर दिखाने के पीछे एक्चुअली देखो, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा है वैसे ही तरीके से मैंने आपको समझाया, बात समझ लो ना? ठीक है, जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमने देखा बिल्कुल उसी तरीके से ये बात मैं कर रहा हूं। तो वो कलर जो दिख रहा है बेटा, वो कलर दिखने के पीछे रीजन क्या है कि वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको देखो, ये बस समझाने के पीछे ये पूरा लॉजिक है, क्योंकि ये बात तो सही है कि भाई वो कलर जो जितने भी दिख पाएंगे वो सब प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, मैं वहां पर इतना डिटेल में नहीं जा सकता हूं। ठीक है, मैं उन पॉइंट पे नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि वो पूरा अलग पार्ट है, क्योंकि उससे हमें कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने आपको उतनी चीजें समझा दी जिससे आप प्रॉपरली कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन पॉइंट ये बेटा कि कलर दिखाने के पीछे एक्चुअल रीजन क्या था, बताइए? जितना ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर होगा उतना वो नेगेटिव चार्ज वाले का जो इलेक्ट्रॉन होगा हमारे पास दोनों के सेंटर पे ज्यादा रहना चाहेगा, और जितना ज्यादा रहेगा उतना हमारे पास क्या करेगा? कम एनर्जी चाहिए उसको एक्साइटेड होने के लिए, उतना वो विजिबल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो वो उतना अच्छा कलर दिखाएगा बेटा। तो हमें क्या ढूंढना है? जिसमें कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है उसमें कलर हमें ज्यादा दिखेगा। अब दूसरी बात ये भी ध्यान दीजिएगा, सपोज हमारे पास जो कंपाउंड है, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं बेटा जिनमें कलर लाइट दिखेगा, कुछ में डार्क दिखेगा, और उसके पीछे भी रीजन यही होगा। किसी में लाइट कलर दिख रहा है मतलब उसमें कोवेलेंट करेक्टर कम होगा, किसी में कलर डार्क हो गया तो कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होना चाहिए। सही है कि नहीं है? अरे समझे? तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा बेटा उतना वो प्रॉपर लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर पाएगा, इजीली हमारे पास एक्साइटेड होगा, इजीली नीचे भी आ पाएगा। इसका मतलब क्या है बेटा कि जितना हमारे पास कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा उसका एब्जॉर्प्शन विजिबल वाले का ज्यादा होने वाला है। ये बात सही है? क्यों? क्योंकि मैं बार बार यही कह रहा हूं कि कम एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाहेगा, जब जितना इजीली वो कोवेलेंट करेक्टर या जितना पॉसिबिलिटी ऑफ कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा मिल रहा है। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है बेटा? कंप्लीटली कोवेलेंट करेक्टर पे। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो ये बहुत अच्छे से डिसाइड करेगा बेटा कोवेलेंट करेक्टर की इंपॉर्टेंस है क्या। इसलिए मैंने आपको लिखवाया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या लिखवा है? क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? बेटा कोई भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्लियर है? वहां क्या होता था? क्या होता था मैं ये पूछ रहा हूं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होता था? तो क्या होता था मैं ये पूछ रहा हूं। अब इधर स्टेट जो प्रॉपर उसमें चीजें आपको मैंने बताई हैं वो मुझे बताइए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। बेटा इसको भूल जा, मुझे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बता। वो कनेक्ट है तो ये वैसा ही है डिट्टो, वहां जो होता था सेम यहां पर भी वही होता है, कुछ नया नहीं है, 1% नया नहीं। इसे मैं बोला वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला केस क्लियर है? तो थोड़े से तो काम नहीं होगा, फिर तो डाउट ही आएगा। देख वहां क्या होता था, इलेक्ट्रॉन को हम एक्साइटेड करते थे, इलेक्ट्रॉन क्या करता था बेटा? इंफिनिटी तक जाता था,
उसके बाद वो नीचे आ रहा है, तो वो अलग अलग लाइन में दिखता था। तो वही यही चीज है बेटा, यहां पर भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो इनफाइनाइट जा रहा है, वहां उसके बाद नीचे आ रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो जो विजिबल की जो उसने एनर्जी ली होगी वही विजिबल रिलीज करेगा। मैं वही कह रहा हूं, चीजें सेम है। आप वहां कनेक्ट कर पा रहे हो, यहां नहीं कर रहे हो, तो ऐसा तो है ही नहीं बेटा, क्योंकि चीजें डिफरेंट है ही नहीं, वही चीज चल रही जो वहां पर बात। इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया, जैसा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में था बिल्कुल वैसा ही सोचना है, कुछ नया नहीं सोचना है। इसलिए तो मैंने आपको कनेक्ट भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से करवाया, ताकि आपको कोई पॉइंट में कहीं कनेक्टिविटी में दिक्कत ना आए। डन? ठीक है, और किसी को कोई डाउट? बोलिए जल्दी से। तो अब मुझे बताओ बेटा, मैंने जो स्टेटमेंट आपको लिखवाया है कि भाई वहां पर कोलन करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कलर इंपार्टिंग टेंडेंसी, कनेक्ट हो पा रही मेरी बात? हाँ कि ना? बेटा देखो, कलर दिखाने के बहुत सारे तरीके हैं, कलर बताने के बहुत सारे तरीके हैं। तूने क्या बोला कि वहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाँ मैं उसी पॉइंट पर आना चाह रहा हूं बेटा, कि आपने कहा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के आपने कलर की बात करी थी। यहां पर हम बात करते हैं बेटा, कलर दिखाने के दो केसेस हैं, दो तरीके से कलर दिखता है बेटा। एक होता है हमारे पास चार्ज ट्रांसफर, और एक होता है बेटा डीडी ट्रांजिशन। वहां जो प्रोसेस चलती है वो डीडी ट्रांजिशन है। अब ऐसा नहीं कि उन सबको हम एक साथ मिक्स कर लें, ठीक है ना। आप यहां पर जो डिस्कस करो वो चार्ज ट्रांसफर की बात है। देखो इसने अपना चार्ज ट्रांसफर किया कि नहीं किया था, तो चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर दिख रहा है। और वहां जो कंडीशन था बिल्कुल अलग था, वो डीडी ट्रांजिशन पे आएगा, उसको हम डीडी ट्रांजिशन की बात पे डिस्कस करेंगे। वो उसका पार्ट था ही नहीं, इसलिए हमने वहां पर कोई डिस्कशन नहीं किया। वो आपको एक यूनिट आता है कोऑर्डिनेशन, वहां डिस्कशन करोगे 12th का, और एक डी एंड एफ ब्लॉक अगर यूनिट आता है बेटा वहां डिस्कशन करोगे, तो वो अलग पार्ट है। कलर दिखाने के दो रीजन, दो पाथ होते हैं, एक पाथ चार्ज ट्रांसफर, एक है डीडी ट्रांजिशन। ये दो ही तरीके से आप कलर की बात कर सकते हो। तो यहां पर हम चार्ज ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर से नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज कम होगा ना, ऑब्वियस है। तो चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन खींच भी रहा है, तो खींच रहा है मतलब चार्ज का ट्रांसफर तब भी चल रहा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे सब लोग? यस और नो? तो इन सिंपल वर्ड कि यहां पर जो कंडीशन हुई बेटा वो आपको कंप्लीटली कनेक्ट हुई। दूसरा मैंने आपको ये बताया बेटा, जितना ज्यादा कोलन करेक्टर होगा उतना कलर की इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। क्या ये बात सबको कनेक्ट हुई? तो उस बेसिस पे बेटा मैं कह सकता हूं, अगर मैं एग्जांपल के बेसिस पे आप प्रॉपरली जाऊं, तो एग्जांपल के बेसिस पे जाओ, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए बेटा, यहां पर जो एग्जांपल लिखा है, ये एग्जांपल में हम यहां पर कोलन करेक्टर का, देखो जब भी आपको ढूंढना है सबसे पहले कोलन करेक्टर ढूंढेंगे, ठीक है ना। AgBr एंड AgI। अच्छा, एक और पॉइंट यहां पर आएगा, मैं थोड़ा सा आपको बताते हुए चलूंगा, उसमें वो स्पेशल केसेस है, इसके बाद ही जस्ट वो कंप्लीटली बताऊंगा। हाँ, पहले यहां पर बताइए बेटा कि कोलन करेक्टर का ऑर्डर, कोलन करेक्टर का ऑर्डर AgI, ऐसा ऑर्डर बन जाएगा? क्या सबको क्लियर है या डाउट है? ठीक है। अब बेटा जब ये कंडीशन होती है बेटा, तो उस बेसिस पे ये हमारे पास इसमें कोई कलर नहीं होता है, ये कलरलेस होता है, ये कलरलेस होता है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, व्हाइट PPT, ये लाइट येलो, लाइट येलो, और ये डार्क येलो, ये डार्क येलो। अब बताओ कि ये बात समझ में आई सबको? अब इससे एक चीज तो साफ समझ में आ रही होगी बेटा कि कलर तो अपने को याद करने, जो मैं पहले भी बोल चुका था, लेकिन आपको समझ में यहां पर आ रहा है इन दोनों को कंपेयर करने में कि भाई कोलन करेक्टर बढ़ेगा तो कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी। पहले कंपेयर करो कि यहां से इधर गए तो कलर दिखना स्टार्ट हुआ प्रॉपर्ली, ठीक है। इधर आए ये कलरलेस दिखाता है लेकिन ये व्हाइट कलर दिखा रहा है, और फिर यहां से इधर आए तो बेटा कलर की इंटेंसिटी बढ़ गई। बोलो हाँ कि ना? बस, तो किस पे डिपेंड कर रहा है? कोलन करेक्टर पे। किस पे डिपेंड कर रहा है?
तो जिसका कोलन करेक्टर ज्यादा बेटा, तो वो कलर हमें बहुत अच्छे से दिखाएगा। और जिसमें कोलन करेक्टर और ज्यादा होगा बेटा, उसमें वो कलर की इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी। क्या मेरी बात सबको कनेक्ट हो रही है? यस और नो? तो कलर दिखाने के पीछे क्या रीजन है बेटा, समझ पा रहे हैं आप अच्छे से? ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं बेटा, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास एग्जांपल है, अगर मैं बात करूं बेटा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं बेटा, एग्जांपल लिखने से, लेड जो है, लेड पीबी कौन से ग्रुप में आता है? कार्बन फैमिली में। सबको क्लियर है? अब जब कार्बन फैमिली में आता है, तो बेटा कार्बन फैमिली में आता है तो बेटा उसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, और लास्ट में ही आएगा, आई थिंक सबसे लास्ट में आएगा, मैं उसके बाद जो भी आएगा बेटा वो रेडियो एक्टिव है। तो मैं बात करना चाह रहा हूं पीबी की, तो पीबी का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? क्या? अब गिने चुने लोगों को पता है, क्या है? +2। कैसे होता है +2? ग्रुप नंबर -2। इधर से आवाज नहीं निकल रही है, समझ में आ रहा है कि कितना याद है? मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान रखना, क्योंकि वो सब यहां पर यूज होने वाला है। ठीक है ना? इसलिए ये चीजों को बहुत परफेक्टली क्लियर करिए। ओके, तो अब बात ये आती है बेटा, अगर मैं आपसे बात करूं कि PbI4 और PbI2 में कौन एग्जिस्ट करेगा, पहले तो ये बताइए। PbI4 एग्जिस्ट ही नहीं करने वाला है, सही है? तो मेरे लिए इसका एग्जिस्टेंस नहीं है। अब ऑब्वियस, अगर उसका एग्जिस्टेंस होता तो इसमें कोलन करेक्टर ज्यादा दिखते, बट इसका एग्जिस्टेंस तो है ही नहीं। समझे कि नहीं समझे? तो एग्जिस्टेंस केवल इसका है। जब इसका एग्जिस्टेंस है बेटा, तो ये Pb+2 में टूटेगा और हमारे पास I नेगेटिव में टूटेगा, दो नेगेटिव आयन बन जाएंगे इस तरीके से, और ये कलर आपको दिखाता है फिर से बेटा यहां से येलो। समझे कि नहीं समझे? और इसका भी रोल कहां से है बेटा? ऊपर से नीचे आने में, ऊपर से नीचे आने में स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ कोलन करेक्टर भी बढ़ गया। ऊपर से नीचे आने में हमारे पास स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ कोलन करेक्टर भी बढ़ा। तो अब मैं अगर कंपैरिजन करूं बेटा, कंपैरिजन ऐसा कर रहा हूं, PbCl2, देखो दोनों लिख रहा हूं, PbCl2 एंड PbI2, बताइए बेटा किसमें हमारे पास कलर इंपार्टिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी? ज्यादा कलर या अच्छा कलर कौन दिखाएगा? क्यों? क्योंकि इसका कोलन करेक्टर ज्यादा है बेटा, सही है कि नहीं है? और कलर क्या दिखा रहा है तो आपको बता दिया मैंने जी। एग्जिस्ट करेगा तो ज्यादा होगा ना, पहली बात। कैसे होगा ये तो लॉजिक लगा, पीबी पे +4 आएगा, +2 और +4 में +4 जो है हमें पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम चाहिए, साइज मिनिमम हो जाएगा, यही देखना अपने को। बट एग्जिस्ट नहीं करता, ये अपने को क्लियर है, इसे मैंने उसकी बात ही खत्म कर दी। मैंने कहा एग्जिस्ट होता तो अलग बात थी, तब बात ये कहते कि उसका हमारे पास कोलन करेक्टर ज्यादा होता। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही? ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब एक एग्जांपल और लेके चलता हूं आपके लिए, FeOH होल थ्राइस एंड FeOH होल ट्वाइस, इसमें बेटा कोलन करेक्टर किसका ज्यादा है? कोलन करेक्टर का ऑर्डर Fe, ये हो जाएगा। इसी वजह से बेटा ये हमें क्या होता है, ब्राउन कलर में दिखता है, लाइट ब्राउन या ब्राउन कलर कह सकते हैं, ये हमें कलर में नहीं दिखता है। समझे कि नहीं समझे? तो ये सब चीजें बेटा उस पर कंप्लीटली डिपेंड कर रही है, ध्यान दीजिएगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? आई थिंक बेटा इतने एग्जांपल से चीजों को कनेक्ट कर जाना। जैसे एक एग्जांपल और मैं यहां पर आपको बताऊं, SnCl2
एंड SnCl4, किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है? यहां कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो कलर की इंटेंसिटी भी यहां पर ज्यादा होगी। सही है, वहां पर वो कलर देखो। अब देखो यहां पर ध्यान देना, Sn दोनों में कॉमन है, Cl दोनों में कॉमन है, मतलब हो सकता है कि कलर एक ही टाइप का दिखे, लेकिन इंटेंसिटी कहां पर ज्यादा होगी? जहां कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही? हो सकता है कि ये कलर ना भी दिखाए। तो ये सब चीजें आप कहां से डिसाइड करोगे कि बेटा ऑप्शन में आपको मिल भी जा रहे हैं, तो आप भी ऑप्शन देख के भी आप कंप्लीटली कनेक्ट कर सकते हो। इसलिए मैंने आपको बोला कि वो कलर के लिए मूव करने के लिए आपको सबसे पहले कोवेलेंट कैरेक्टर ही ढूंढना है। कनेक्ट हुई मेरी बात? ये सुनो, भाई पी ब्लॉक होगा तो करना ही पड़ेगा ना यार बेटा। अपन बात कर चुके हैं उस चीज को, इनर्ट पे पड़ा है, तो हम फिर उसके बाद उसको भूल जाएं, ये अच्छा थोड़ना है। और उसका यूज तो दिखेगा ही, क्योंकि ऑब्वियस है स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट का बेसिस पे ही कंपाउंड मिलेंगे। अब कंपाउंड मिल रहे हैं बेटा, तो ऑब्वियस उनके बीच में बॉन्ड होगा। तो हम ये तो भूल नहीं जाएंगे ना कि बेटा हमारे पास हम ऑक्सीडेशन स्टेट को बात नहीं कर पाएंगे, फिर स्टेबल की बात नहीं होगी। यही तो एप्लीकेशन है बेटा केमिकल बॉन्ड में, कि वहां पर मैंने आपको इनर्ट पेड इफेक्ट क्यों पढ़ा रखा, क्योंकि उसका एप्लीकेशन यहां दिखेगा। देखो एक एप्लीकेशन आपके सामने रखा है, समझे ना? क्लियर हुई मेरी बात सबको? तो ये ध्यान दीजिएगा बेटा। अब एक और पॉइंट मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं बेटा, ये लास्ट, इसको भी अच्छे से नोट करिएगा। मैं आपको फिर से कह देता हूं, जो लास्ट आपको ये पॉइंट, इसका एक पार्ट है जो अभी तक मैंने डिस्कशन नहीं किया, लेकिन मैं अब आपको डिस्कस करने के लिए जा रहा हूं। जैसे बेटा मेरे पास एक कंपाउंड, मैं देखो कंपाउंड से चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए कंपाउंड ले ले रहा हूं। NaCl और CuCl है, दो कंपाउंड अलग अलग मेरे पास है। अगर आप Na की बात करो तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और यहां बात करोगे तो Cu+1 और हमारे पास साथ में Cl नेगेटिव। सही है ना? समझे? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8, इसका 2,8,8 हो जाएगा। भाई कॉपर का अगर आप देखो 28 हो गया, सही है? तो बेटा मैं यहां पर 2,8,18 लिख सकता हूं, समझे? और आई थिंक थर्ड सेल में रहेगा तो यही कंडीशन बनेगी, थर्ड सेल में तो 18 इलेक्ट्रॉन है, सही है ना? अब ध्यान दो बेटा, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आ रही है, इसके लिए वही कहानी रहेगी 2,8,8, सही है? अब मुझे बताए बेटा, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं इन दोनों से, ध्यान दीजिएगा ताकि कनेक्ट हो जाए। वैसे यहां तो प्रॉपरली दिखा रहा हूं, आपको करने की जरूरत नहीं है, आप तो सीधा समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक कैटाइन देखो, एनाइन तो दोनों में सेम है, तो इसलिए एनाइन का तो सेम ही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं कैटाइन की बात कर रहा हूं, यहां पर इंपॉर्टेंट है कैटाइन, और ऐसे केसेस में कैटाइन से ही रिलेट कर रहा हूं। कैटाइन में अगर आप देख लो बेटा, तो हमारे पास दोनों कैटाइन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग दिख रहा है। और अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम जो है बेटा, वो जो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है जो कंप्लीटली फिर अब इसके बाद Na पॉजिटिव जो है बेटा, इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो कर रहा है। क्या मैं लिख सकता हूं ऐसा कि ये इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा, जैसे इनर्ट एलिमेंट दिखाते हैं? ये सुनो, मतलब आउटर मोस्ट में ऑक्टेट की बात हो रही है, तो आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, जब ये कॉपर उस इनर्ट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, तो इसको बोलते हैं बेटा स्यूडो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, मतलब वो इनर्ट तो है। अब देखो ये समझना बेटा यार, ये नए नए वर्ड ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सुना है? हाँ, तो उसका जो स्यूडो फोर्स आप पढ़ते हो आप, ठीक है ना? तो अब ध्यान दो बेटा, मैं यही चीज कहना चाह रहा हूं कि यहां पर जो स्यूडो वर्ड है, इसका मीनिंग भी वही है जो वहां पर आपने पढ़ा है। इसका मतलब भी है कि ये फॉल्स इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा है, मतलब वो इनर्ट तो है, क्योंकि दिख रहा है सामने हमें।
इनर्ट है क्या, मैं पूछना चाहूं तो नहीं है ना, तो इसे क्या बोला जाता है, स्यूडो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब हम ये कहते हैं ना कि कॉपर ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो हमारे पास कोई कंपाउंड बना रहा है तो स्टेबल होना चाह रहा है, भाई 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो स्टेबल होना चाह रहा है, हम कहते हैं इसका मतलब कंपाउंड स्टेबल तो है, ये बात सीधी सीधी है, CuCl स्टेबल है हमारे पास, आगे जाके बेटा हम Cl2 की बात करें वो भी स्टेबल है, +1 +2 से रिलेटेड कॉपर के जितने भी हमारे कंपाउंड है स्टेबल तो है ही। अरे CuSO4 पढ़ा है ना हमने यार बेटा, तो बोलो ना भाई यार, मतलब कि बोलने में मतलब दिक्कत है क्या, दिक्कत है क्या, दिक्कत है ना, नहीं वो बोल रही दिक्कत है क्या, पहले हाँ बोला उसके बाद ना बोली तो अलग बात है बेटा। हाँ ठीक है, तो अगर बेटा हम यहां पर बात कर रहे हैं कि स्यूडो की, तो स्यूडो का मतलब यह है कि वो कंपाउंड तो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, कंपाउंड स्टेबल तो है, अगर एग्जिस्ट नहीं करते तो स्टेबल नहीं होने चाहिए फिर बेटा, समझे कि नहीं समझे, मतलब जो कंपाउंड का एग्जिस्टेंस है बेटा तो स्टेबल तो है। अब स्टेबल है तो आउटर मोस्ट में जब देखा कि ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है तो देखा कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो फिर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को दिया स्यूडो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अंडरस्टूड एवरीवन, क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही? आई रिपीट कि पॉइंट क्या है बेटा, पॉइंट ये कहना चाह रहा है आपको कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ऑक्टेट का के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बेसिस पे बनने वाले जो कंपाउंड है बेटा वो कंपाउंड स्टेबल है, इसका मतलब वो कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम उनको ये तो नहीं कह सकते कि बेटा हमारे पास वो उनका एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर रूम टेम्परेचर पर वो एग्जिस्ट ही नहीं करते बात खत्म थी। अब देखो बेटा, आप लैब में जाके देखो तो आपको कॉपर सल्फेट दिखेगा, अब दिख रहा है मतलब वो रूम टेम्परेचर में एग्जिस्ट कर रहा है ना यार बेटा, यस और नो। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं बेटा, उस उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, उन पर्टिकुलर एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलते हैं, स्यूडो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो अब स्यूडो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात आ गई है, अगर आप समझ चुके हो, अब मैं यहां से कंप्लीटली उसका कंक्लूजन लेके आ रहा हूं बेटा। कंक्लूजन ये है, जो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाएंगे, जो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाएंगे और जो स्यूडो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाएंगे, उनमें जो डिफरेंस है बेटा, उनमें ये डिफरेंस या इनिशिएशन, ये आगे जाके बात कही गई है, और ये मैं आपको बस यहां से कनेक्ट करना चाहता हूं कि जो स्यूडो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई रिपीट, जिन कंपाउंड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर स्यूडो हो तो उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले जो एलिमेंट्स हैं, जो आयन हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर मैं डील करूं तो। अब ऐसी बात इसलिए बोला जाता है, आगे जाके बोल देता हूं, यहीं पर ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता हूं, कि अगर आप स्यूडो को देखोगे तो जनरली हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे, बोलो हाँ कि ना। अगर मैं ये कह रहा हूं स्यूडो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो जनरली आपको क्या दिखेंगे, डी ब्लॉक। अब ऐसा नहीं कह रहा हूं बेटा सभी के सभी डी ब्लॉक की ही बात हो रही, मैंने क्या वर्ड यूज किया, जनरली, यानी मैक्सिमम आपको डी ब्लॉक ही दिखेंगे। तो अगर आप डी ब्लॉक की बात करो तो डी ब्लॉक एलिमेंट की टेंडेंसी होती है बेटा, कहां प्रेजेंट होता है डी ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में, और क्यों प्रेजेंट होता है क्लियर है। तो जो डी ब्लॉक है बेटा, वो डी ब्लॉक, अब आपको क्लियरली आप समझ में आ रहा होगा, मैं आपको थोड़ा सा उन चीजों से कनेक्ट करता हूं कि एस ब्लॉक एलिमेंट कंप्लीटली आयनिक करेक्टर ज्यादा दिखाते हैं, इसलिए हमें वो आयनिक कंपाउंड फॉर्म ज्यादा करते हैं, इसलिए हम ये कहते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। क्यों, क्योंकि यहां मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इधर मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो डिफरेंस मैक्सिमम होगा तो आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा। तो मुझे बताओ कि बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट मैक्सिमम आयनिक कंपाउंड दिखाएंगे, सही है। और पी ब्लॉक में क्या होंगे बेटा, नॉन मेटल ज्यादा होते हैं, ये हमने की बात की है ना। तो अगर बेटा पी ब्लॉक में नॉन मेटल है तो वहां कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा दिखेगा, यानी कोवेलेंट कैरेक्टर मुझे मैक्सिमम वहां पर मिल पाएगा।
तो कोवेलेंट बॉन्ड इजीली वहां पर बनते हुए दिखेगा, क्योंकि नॉन मेटल है, वहां पर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज नहीं हो सकता है, वहां इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की ही बात की जाएगी। अरे समझ पा रहे बेटा मेरी बात का? तो अब डी ब्लॉक जो है इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है, तो डी ब्लॉक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता भी है और बॉन्ड भी बनाता है। देखो कितनी अच्छी बात हो गई, इलेक्ट्रॉन वो डी ब्लॉक दोनों तरीके से काम करेगा। मतलब उसका नेचर क्या है, वो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर वो मेटल है तो इलेक्ट्रॉन तो देगा ही देगा, लेकिन साथ में बॉन्ड भी बनाएगा, जिस टाइप से कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। इसका मतलब देखो डी ब्लॉक दोनों प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, इसी वजह से उसको बीच में रखा भी गया अकॉर्डिंग टू केमिकल बॉन्ड। अब ये केमिकल बॉन्ड का मैं रीजन के बेसिस पर आपको चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। मतलब ये सीधी सीधी बात है बेटा, ये कभी नहीं कहेंगे कि हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट केवल और केवल इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉन देने के बाद बेटा बॉन्ड भी बना सकते हैं, और वो बॉन्ड जो बनेगा वो जनरली कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाने वाला बॉन्ड होगा। वो जनरली क्या होगा बेटा, कोवेलेंट कैरेक्टर, यानी उस बॉन्ड का नेचर कोवेलेंट ज्यादा होगा। अब बॉन्ड का नेचर कोवेलेंट ज्यादा होगा, उस टाइप के बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? जो यहां पर हम डिस्कशन करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन यहां पर हम डिस्कशन करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है बेटा, वो एक टाइप से कोवेलेंट बॉन्ड का ही टाइप है। आई रिपीट, इसलिए मैंने टाइप में 3 ही बॉन्ड लिखवाए, वहां कोवेलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं लिखवा है। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ही मैं ये चीज को डिस्कस करूंगा, तो वो उसी का एक पार्ट है, मतलब उसी का एक टाइप उसी के जैसा है। अंडरस्टूड एवरीवन? अरे समझे? तो मेरा पॉइंट है बेटा कि हमारे पास वो जो कंपाउंड है, स्पेशली डी ब्लॉक एलिमेंट, वो इस टाइप के नेचर को दिखाते हैं। इसलिए अब आप बताइए कि बेटा वहां पर तो कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर रखने की टेंडेंसी अपने आप ज्यादा हो जाएगी कि नहीं? बताओ। जब मैं खुद ही कह रहा हूं बेटा कि आगे जाके आपके क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं। इलेक्ट्रॉन लेंगे तो हमारे पास हर हमेशा वो किस बेसिस पे लेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बेसिस पे लेंगे। कैसे बनेगा वो बात की बात है, वो अभी हम उस पॉइंट पे नहीं पहुंचे हैं। तो हमें इतना पता है बेटा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड इट इज अ टाइप ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो अपने आप कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो गया, बोलो जल्दी से। तो इसलिए हमारे पास बेटा कि कोवेलेंट कैरेक्टर अगर आपको नेचर देखना है तो वो भी आपको कंप्लीटली यहां से मिल जाएगा। एनी डाउट? एनी डाउट? क्या मेरी बात सबको समझ में आई? पक्का? तो ये कंप्लीट कंडीशन हमारे पास यहां पर, और ये अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा फिर बेटा इस पॉइंट को, ठीक है? तो लिख लीजिएगा कि भाई स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसका होगा वो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा कंटेन करेगा एज कंपेयर नॉट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इज दैट क्लियर? ये परफेक्ट करिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आयनिक बॉन्ड हमारा होता है बेटा, ठीक है? इतना कंप्लीट हुआ सबको जी? ठीक है, ओके, हाँ को ठीक। अब हम मूव करते हैं बेटा, नेक्स्ट पार्ट इज द आयनिक बॉन्ड। कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा जो बॉन्ड है टाइप है कोवेलेंट बॉन्ड, एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है? देखो क्यों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको ये समझाना चाह रहा हूं। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कशन करने से पहले हमें यहां क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है। जनरल चीजें पहले बोल रहा हूं कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जैसे हमने वहां पर बात करी थी ना, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, तो हमने डिस्कस किया था आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऐसे यहां पर भी हम बात करेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, क्या क्राइटेरिया है, क्या कंडीशन है, क्या बेसिस, ये चीजें हम बात जो करेंगे बेटा वो ठीक है, वो सब चीजें। उसके बाद डिफरेंट टाइप की, हाँ क्या हुआ? तो वही अभी तक, तो वही अभी तक, हाँ बोल। देखो बेटा ये इसी वजह से कह रहा हूं कि कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, ये आपके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर। मैंने ऐसा वर्ड बोला क्या? मैंने क्या बोला कि बेटा जो स्यूडो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि कोवेलेंट बॉन्ड केवल वहां पर ही कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा,
कोवेलेंट बॉन्ड तो जनरली की टेंडेंसी होती है जहां नॉन मेटल हो, जबकि डी ब्लॉक एलिमेंट मेटल है ना, लेकिन उनको उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ इट फॉर्म अ स्यूडो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसी की वजह से बेटा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड का एक टाइप है। तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करते हैं जो मेटल की टेंडेंसी है, वो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर रहे हैं जो ऑब्वियस है कि बेटा पी ब्लॉक की टेंडेंसी भी होती है, जो नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है। अब जिसमें दोनों कैरेक्टर मिलेंगे बेटा, तो उसको तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, गलत हो जाएगा ना। तो मेरा कंसर्न यह है बेटा कि कोवेलेंट बॉन्ड अलग है, तो उसको आप मिक्स मत करो, ठीक है? ओके, अब रही बात बेटा, हमें जो बात कर रहा हूं सुनिए उसको बहुत अच्छे से समझना कि कोवेलेंट बॉन्ड में हमें क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। पहले मैं उसी पॉइंट पर फिर स्टार्ट करूंगा कि कोवेलेंट बॉन्ड किस तरीके से हमें जो इनिशिएट होता है वो सब बातें बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले मैं बात करूंगा बेटा कि हमें यहां क्या क्या चीजें पढ़ना है, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये लगा कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट, बात खत्म, नहीं। सबसे पहले ये ध्यान दो, जैसे हम बात करी थी आयनिक बॉन्ड के लिए, वैसे यहां पर भी हम बात करेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा। सो हाउ टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये स्पेसिफिक क्राइटेरिया आपके लिए जो आया कि कोवेलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनेगा, क्या कंडीशन है, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो हमें कंप्लीटली यहां पर पता चलेगा, वो मैं डिस्कस करूंगा। तो वो पहला पार्ट हो गया। उसके बाद इसमें जो कॉन्सेप्ट आते हैं बेटा, जो पहला पॉइंट है बेटा हमारे पास, हाउ टू फॉर्म, देखो यहां पर भी मेंशन कर रहा, हाउ टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, हाउ टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा जो पॉइंट आता है बेटा हमारे पास, इसके अंदर जो हम चीजों को डिस्कस करेंगे, तो इसका आंसर हम धीरे धीरे वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये तो पहला पार्ट है। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है बेटा, हमें यहां पर डिस्कस करते हुए चलने अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग थ्योरी, थ्योरी इन कोवेलेंट बॉन्ड। मैं ऐसे ही लिख रहा हूं बेटा, थ्योरी इन कोवेलेंट बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड नहीं, यहां कोवेलेंट बॉन्ड। जो फर्स्ट थ्योरी है बेटा हमारे पास, वो रेजोनेंस, रेजोनेंस। सेकेंड हमारे पास आता है बेटा फॉर्मल चार्ज। मतलब आपको क्यों कह रहा हूं इंपॉर्टेंस, ये बताना चाह रहा हूं इससे, ठीक है? ओके, और थर्ड हमारे पास आता है बेटा वीबीटी। फुल फॉर्म वहीं पर डिस्कस करेंगे, मैं बोल देता हूं, लिखने की अभी कोई जरूरत नहीं है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोला जाता है, हम डिस्कस करेंगे आगे वहां पर। फोर्थ पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन। बोला था आगे डिस्कशन करेंगे हम, ठीक है? फिफ्थ पॉइंट है बेटा वीएसईपीआर थ्योरी, ठीक है? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन इसको बोलते हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, वीएसईपीआर थ्योरी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है नंबर 6 एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। नंबर 7 डाइपोल मूवमेंट, और इसी के अंदर आता है बेटा डाइपोल मूवमेंट का ही एप्लीकेशन का पार्ट है आयनिक करेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, इन कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक करेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। और इसके बाद 8th पॉइंट आता है बेटा बॉन्ड पैरामीटर, बॉन्ड पैरामीटर। बॉन्ड पैरामीटर, ये 8 पॉइंट
हमें देखो, अब आप ध्यान दो बेटा, क्यों इंपॉर्टेंट कह रहा था। शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि बेटा हमने आयनिक बॉन्ड में तो इस बेसिस पे कुछ भी नहीं पढ़ा था। और अगर आप ध्यान दो बेटा, पूरा केमिस्ट्री में 90% जो कंपाउंड मिलते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड वाले होते हैं, 10% में बाकी आ जाएंगे, चाहे वो मेटेलिक हो, कोऑर्डिनेट हो या आयनिक हो, वो बाकी के आ जाएंगे। 90% आप देख लो ना, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उठा लो, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है बेटा उनमें कोवेलेंट बॉन्ड ही मिलता है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब अगर आप ध्यान दो बेटा, मैं कह रहा हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कह दिया, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी ब्रांच ही अलग केमिस्ट्री। तो अब आप सोचिए बेटा कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कोवेलेंट कंपाउंड ही मिल रहे हैं, तो अब आप समझिए उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सेकेंड थिंग बेटा कि अगर मैं इधर इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आता हूं, तो इनऑर्गेनिक में मैंने आपको बोला कि कम से कम 90% कंपाउंड आपको कोवेलेंट बॉन्ड वाले मिलेंगे। जैसे वाटर की बात हमने इतनी बार कर रखी है बेटा, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड की इंपॉर्टेंस, अब उन सभी की बेसिस पे ध्यान रखते हुए कि हमें नए नए कॉन्सेप्ट वहां पर सीखने हैं, जिसमें मैंने आपको बोला कि रेजोनेंस है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, जो ऑर्गेनिक में बहुत डिटेल में आता है। यहां पर उसका बेसिक मैं आपको कंप्लीटली बता दूंगा। फॉर्मल चार्ज, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जहां थोड़ा बड़ा होगा मैं आपको बताऊंगा। ये अब इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उनको टिक करते हुए चल रहा हूं, ताकि आपको अच्छे से वो तो क्लियर रहे। जिसमें हमारे पास वीबीटी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे क्वेश्चन 100% बनते हैं। मैं उन पॉइंट को प्रॉपर्ली टिक कर रहा हूं। हाइब्रिडाइजेशन क्वेश्चन बनते ही है, ठीक है। वीएससीपीआर थ्योरी क्वेश्चन बनते ही है, एमओटी क्वेश्चन बनते ही है, बॉन्ड डाइपोल मूवमेंट, बॉन्ड पैरामीटर, इन सब से क्वेश्चन बनते हैं। बचा क्या ना। और बात करूं तो इससे भी क्वेश्चन बनता है, तो बोला सर सब में टिक करो ना, है ना। फॉर्मल इतना क्वेश्चन नहीं बनता है, कर दूं, है ना। अरे नहीं बनता तो काहे को करूं भाई, अरे मानो तो सही, जब नहीं बनता तो काहे टिक करूं। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो तो कर देता हूं, चलो ठीक है, ठीक है। अब आप समझो बेटा क्यों कह रहा हूं ये सभी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने रेजोनेंस में क्यों टिक किया ये आपको बता देता हूं। रेजोनेंस कॉन्सेप्ट यहां पर बहुत छोटा है बेटा, लेकिन जब आप ऑर्गेनिक में आओगे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, और इसकी एप्लीकेशन पूरे ऑर्गेनिक में। आप कहते हैं जब से ऑर्गेनिक स्टार्ट कर लोगे, वहां से लेकर एंड तक, जब तक ऑर्गेनिक आप देख पढ़ते रहोगे कंटिन्यूअस, तब तक आपको उसका एप्लीकेशन दिखेगा ही दिखेगा। हर जगह पर रेजोनेंस आपको मिलेगा, हर एक क्वेश्चन में, हर एक रिएक्शन में आपको रेजोनेंस दिखेगा। और स्पेशली बेटा ये तो यहीं से बोल देता हूं, डॉक्टर बनना चाहता उसके लिए तो यहीं से स्पेशली कह देता हूं कि बेटा उसको तो ये चीजें, ऑर्गेनिक चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो मतलब मैं उनमें आपसे चाह रहा हूं कि ये रेजोनेंस की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, तो वो तो अच्छे से पढ़े। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आपने ऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ी, अरे भाई क्या मैं कितनी देर से देख रहा हूं, मास्क लगा के भाई गप्पे मारे रहेगा क्या, तो काय को पीछे को देखने में लगा है। मैं 2-3 बार ऑब्जर्व कर चुका हूं भाई, देख अपना सर से पानी निकलता तभी बोलता हूं मैं। इससे पहले तो बाजू वाले से भी गप्पे मार रहा था, उससे भी डिस्कशन चल रहा था। मैंने बेटा ध्यान रख कि यार यहाँ कोई टॉपिक चल रहा है, कुछ बोल रहा हूं तो उसको समझो ना यार, तुम आपस में आप बातें करते रहते हो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि ऑर्गेनिक की इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है, क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ब्रॉड है। और जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं बेटा, जब वो नीट क्वालिफाई करके उन्हें बोला कि भाई हम एमबीबीएस करने के लिए जा रहे हैं, तो बेटा उन केसेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है? तुझे बाहर जाना है, मैं उसको समझा रहा हूं, क्या तुझे स्पेशली बोलूं? ठीक है, तो यहां पर बेटा आपको एक कंप्लीटली एक सब्जेक्ट आता है, मेडिकेम, मेडिसिनल केमिस्ट्री। उस मेडिकेम में ये जो आपको बताना चाह रहा हूं कि ऑर्गेनिक, उस ऑर्गेनिक का
पूरा वो पार्ट जो आपको यहां पर समझा रहा हूं, यहां पर आप पढ़ोगे, यहां जितना भी आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे वो सब पूरा का पूरा वहां यूज होगा, बस चीजें सा हाई लेवल, क्योंकि वहां पर कंप्लीटली जो चीजें आप देख रहे हो वो ड्रग में आपको इन्वॉल्व करना होगा, लेकिन जितनी भी चीजें आप जनरल चीजें आप पढ़ोगे बेटा वो कंप्लीटली आपको वहां पर मिलेंगी। अब हम यहां पर वो चीजों को बस पढ़ना है पढ़ लेते हैं, फिर वहां जाके परेशान होते हैं। इसलिए बोल रहा हूं कि चीजों को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना, इसलिए मैंने रेजोनेंस को यहां पर इंपॉर्टेंस दी हुई कि अगर आपको केमिकल बॉन्ड का रेजोनेंस अच्छे से आता है तो आप वहां पर भी अच्छे से डील कर पाओगे। और रही बात बेटा, मैंने आपको बोला कि इस फॉर्मल चार्ज से, ये सीधी सीधी मैं आपको बोल दूं, फॉर्मल चार्ज से कोई क्वेश्चन जनरली जेई में नहीं बनता है, बट नीट में उसने कुछ से वो कभी कभी क्वेश्चन बना लेता है। टिपिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, एक बेसिक फॉर्मूला है, बस वहां से क्वेश्चन अपने स्टार्ट करना, ये वाला सिचुएशन है और कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद बात वो सबके सब इंपॉर्टेंट है। वीबीटी मैंने आपको बोला बेटा, तो वीबीटी अब क्यों इंपॉर्टेंट है समझिए कि वीबीटी की लिमिटेशन के बेसिस पे ही दो ट्रैक चले। आई रिपीट, वीबीटी के लिमिटेशन आई, वीबीटी आया, वीबीटी ने क्या कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, मैं आपको यही समझाना स्टार्ट यहीं से, फिर हम आएंगे उसके जवाब में। मैं ये समझाना चाहता हूं बेटा कि इन टॉपिक को हम क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं। वीबीटी ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जो टर्म आया ओवरलैपिंग, सबसे पहले वो वर्ड ही लेके आया कि भाई ओवरलैपिंग क्या होती है और क्यों होती है, क्या कंडीशन है। तो अब क्या हुआ बेटा, जब वीबीटी ओवरलैपिंग की बात कर रहा था, ओवरलैपिंग को कंप्लीटली डिस्कशन किया, तो वीबीटी को वहां पर क्या, वीबीटी को डिस्कस करते करते जब उसने ये कंप्लीट डिस्कशन हुआ, तो आगे चल के बेटा क्या हुआ कि वीबीटी की कुछ लिमिटेशन स्टार्ट हो गई। प्रैक्टिकली वो कुछ और ही दिख रहा था, यानी बॉन्ड पैरामीटर से कुछ और ही दिख रहा था, और एक्चुअली में वीबीटी अकॉर्डिंग वो कुछ और ही था। मतलब कंपाउंड एक ही था, लेकिन उनके अंदर जो पॉसिबिलिटी, जो कंडीशन हो रही थी, वीबीटी ने अलग एक्सप्लेन किया था, लेकिन बॉन्ड पैरामीटर के अकॉर्डिंग देखें तो वो एक ही चीजें दिख रही थी। मतलब अलग अलग, दोनों का पार्ट अलग अलग था, दोनों के बेसिस पे वो चीजें बिल्कुल अलग समझ में आ रही थी। तो फिर ये बात हुई कि ऐसा क्या हुआ। फिर जब हमारे पास जब उसकी लिमिटेशन आई, तो एक लिमिटेशन चली कि हमारे पास, एक लिमिटेशन चली बेटा हमारे पास वहां हाइब्रिडाइजेशन, जो कंप्लीटली उसके हाइब्रिडाइजेशन, मतलब एक लिमिटेशन जो आई उसने हाइब्रिडाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया और उसी हाइब्रिडाइजेशन को आगे एक्सटेंड किया वीएसईपीआर थ्योरी ने। एक लिमिटेशन जो आई बेटा उसके नेचर के बेसिस पे, मतलब वहां पर आगे बताऊंगा मैं किस तरीके से वो लिमिटेशन को ओवरकम किया। तो एक लिमिटेशन जो चली बेटा वो हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन कर रही है और हाइब्रिडाइजेशन और वीएसईपीआर थ्योरी को लेकर चलेगी। एक लिमिटेशन जो आई बेटा उसने एमओटी को एक्सप्लेन किया। तो वीबीटी की एक्चुअली दो लिमिटेशन चली और उसके बेसिस पे दो थ्योरी हमें अलग अलग मिली, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन और उसी हाइब्रिडाइजेशन का एक एक्सटेंडेड पार्ट है वीएसईपीआर थ्योरी, और एक पास है बेटा एमओटी जो वीबीटी की सेकंड लिमिटेशन का पार्ट था। तो ध्यान दो कि भाई ये सब चीजों क्यों इंट्रोड्यूस हुई, और तब के प्रॉपरली ये पता चला कि हां बॉन्ड किस तरीके से प्रॉपरली अरेंज होते हैं, किस तरीके से बनते हैं। इसलिए ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है और इन सभी से हर बार क्वेश्चन बनता है बेटा। तो पहले तो ये ध्यान देना कि हमें क्वेश्चन बनाने के लिए, हमें चीजों को ध्यान में रखने के लिए क्या क्या चीजें लेके चलनी है। अब उसके बाद आपको बोला कि यहां तक ये बात खत्म हुई, उसके बाद क्या आया, डाइपोल मूवमेंट। मतलब अब बॉन्ड में जो डाइपोल आया, ये सब क्या है बेटा, उस कोवेलेंट कंपाउंड के एप्लीकेशन। मतलब यहां तक तो बात खत्म ये हुई थी कि बॉन्ड क्यों बन रहा है, क्या बेसिस पे बन रहा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर जो बॉन्ड बन रहे बेटा वो कंप्लीटली आपके हमारे पास डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। मैं आता हूं उसी पॉइंट पे। अब मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस, अभी तक मैंने नहीं समझाया था, ताकि अब आपको कंप्लीटली कनेक्टिविटी मिले। और इसी वजह से बेटा यहां पर हम बात करते हैं कि इनके स्ट्रक्चर की।
और डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को बताएगा, इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। और बॉन्ड पैरामीटर ये बताएंगे कि भाई वहां पर उनके बॉन्ड एंगल क्या होंगे, बॉन्ड लेंथ क्या होगी। ये एप्लीकेशन का पार्ट है, ये कंप्लीटली कैसा है, एप्लीकेशन का पार्ट। अब देखो, अब मैं आ रहा हूं, मैंने आपको बोला कि अब मैं उस पॉइंट पर आऊं, तो एक आप स्टार का बना के बिल्कुल प्रॉपरली उसको नोट के फॉर्म में लिखिएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी से हम आगे चलेंगे, क्योंकि जब तक मैं वो नहीं बताऊंगा तब तक मैं आगे नहीं जा सकता हूं। ठीक है ना? तो ये हैशटैग से इसको चीजों को बहुत परफेक्ट कर लीजिएगा, उसको नोट बना लीजिएगा बेटा। इस नोट में मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आपको थोड़ा सा कनेक्ट हो रहा होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है, ये मैंने पहले भी बोला था कि इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की वजह से, किस टाइप की शेयरिंग होगी, म्यूचुअल शेयरिंग। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, वो चीज यहां पर भी आएगी और डिटेल में ले जाऊंगा मैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। म्यूचुअल शेयरिंग होती है बेटा, म्यूचुअल शेयरिंग से बेटा हमारे पास क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। अब उस म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है वो एक डायरेक्शनल नेचर बनता है। सपोज करो बेटा ये बॉन्ड बना, इधर ध्यान दीजिए पहले, सपोज ये बॉन्ड बना, एक एटम यहां पर है, एक एटम यहां पर है, सही है? तो बेटा इस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इस एटम ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर को जाएगा, अगर सेंटर की ओर को जाना है, इसका इलेक्ट्रॉन इधर को जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? जब वो सेंटर पर आ जाएगा, अब देखेगा किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन उस साइड को शिफ्ट होगा। ये बात सही है? उसी वजह से सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा नेगेटिव चार्ज आता है, हमने बताया था, सही है? वो बात सेकेंडरी है, इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होगा। लेकिन मुझे ये बताओ बेटा, इलेक्ट्रॉन अपने एक्चुअल पोजीशन जब वो एटम में था, वहां से इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन को छोड़ के किसी डायरेक्शन में मूव किया है कि नहीं किया, बताओ? चाहे एक एटम इसकी बात करो, चाहे इस एटम की बात करो, क्योंकि दोनों में शेयरिंग म्यूचुअल हो रही है बच्चों, हाँ कि ना? तो मुझे बताओ कि बेटा यहां पर वो डायरेक्शनल नेचर दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? तो इसी वजह से बेटा कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। क्यों होते हैं ये समझ में आया? पहले बताइए। सो ये चीज अब आप मेंशन कर सकते हो कि बेटा कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर होते हैं, यानी उन पे डायरेक्शन होता है। अंडरस्टूड एवरीवन? अरे अंडरस्टूड एवरीवन? अब मुझे एक चीज बताइए बेटा, हम आ जाते हैं आयनिक बॉन्ड में, इसलिए मैंने ये आपको हैशटैग करके कंप्लीटली बताया कि भाई आपको इसको प्रॉपरली संभाल के रखिएगा। अब मैं आयनिक की बात करता हूं। क्या आयनिक में इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है वो कोई डायरेक्शन होता है, या इलेक्ट्रॉन दे दिया इलेक्ट्रॉन ले लिया होता है? दे दिया और ले लिया, कोई डायरेक्शन तो है नहीं कि कहां जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, ऐसा कुछ फिक्स होता है? एक ने इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन लिया। और जब ऐसी कंडीशन होती है तो ध्यान दो बेटा कि उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो केवल और केवल क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, सही है? और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो उसका मैग्नेटिक फील्ड यानी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जहां तक होगा वहां तक लगेगा। अब बताओ उसमें कोई डायरेक्शन होता है क्या? नहीं ना। आपने देखा होगा कि बेटा अगर आप किसी भी मैग्नेट को ले लो, अगर आपने मैग्नेट को यहां पर रखा, इस थंब में अगर सपोज यहां पर आपने पाम में अगर मैग्नेट रखा, तो अब आयरन को आप यहां से लेके आओ, यहां से लेके आओ, यहां से लेके आओ, यहां से लेके आओ, कोई भी एक्सेस से लेके आओ, वो सभी एक्सेस से इक्वल डायरेक्शन मतलब इक्वल फोर्स लगाएगा अपनी ओर को अट्रैक्ट करने के लिए, या ऐसा होता है कि इस डायरेक्शन से ज्यादा लगेगा? बोलो। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, जब हम बात करते हैं आयन का, तो आयंस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है बेटा, उन फील्ड का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए बेटा आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होते हैं। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? अरे यस और नो? तो ये नोट करके प्रॉपरली लिखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझे कि नहीं समझे बेटा? अरे समझे? तो सबसे पहले बेटा ये ध्यान रखिएगा, ये इसलिए मैंने आपको नोट करके लिखा है ताकि आपको चीजें कनेक्ट हो जाए प्रॉपरली, ताकि ये ना बने कि भाई हमें ये पता ना चले कि भाई हाँ डायरेक्शनल नेचर और हमारे पास जो जो डायरेक्शनल नेचर दिखाते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, जबकि हमारे पास जो
डायरेक्शनल नेचर के होते हैं वो हमारे आयनिक बॉन्ड होते हैं, ये पता ना हो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं नोट करके लिखिएगा कि कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर के होते हैं जबकि आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? अरे समझे मेरी बात को? पक्का? पक्का? ठीक। तो अब यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है पता चल चुका है, किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा इस पे भी हम आएंगे। एक्चुअली अगर बात करूं तो ये सब चीजें उन कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन की ही बात करेगा, आगे चल के भी आप देखोगे। लेकिन एक बेसिक आइडिया जरूर बताऊंगा जिसमें मैंने आपको पहले पॉइंट में लिखा है कि हाउ टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहां आती है बेटा एक टर्म आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोवेलेंसी। द टर्म इज कोवेलेंसी। ठीक है, तो इसको हम पहले यहां पर डेफिनेशन लिख लेंगे फिर हम आगे मूव करेंगे। कोवेलेंसी देखो बेटा, ये आपको बोल देता हूं अभी, वो 11th-12th में बच्चे ना उनको भी ये पता नहीं है कि कोवेलेंसी क्या होती है, बस कोवेलेंट बॉन्ड पता है, बाकी कोवेलेंसी क्या होती है ये नहीं पता। इससे मैं आपको बोल रहा हूं कि बहुत अच्छे से संभाल के चलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्यों? क्योंकि अगर जिसको कोवेलेंसी पता होगा वो कभी गड़बड़ नहीं करेगा कोई भी बॉन्ड बनाने में, कभी कहीं पर कोई ये चीज उसको दिक्कत नहीं करेगी कि हमारे पास किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा होगा। वो सब बातें क्या कहेंगे, वो थ्योरी कहेंगे जो हम थ्योरी में पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में है कि उसकी कोवेलेंसी इतनी है तो आपको पता होगा कि वो कितने बॉन्ड बनाएगा, और जब आपको ये पता है वो कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बनाएगा तो ही आप स्ट्रक्चर से डील कर सकते हो। बताओ हाँ कि ना? समझे? आपको अगर बेटा 3 बॉन्ड बनाने हैं, वो 3 बॉन्ड कैसे बनेंगे, वो 3 बॉन्ड क्यों बना रहा है पहले ये पता होगा तो आप बता सकते हो ना कि उसके बाद उसका बनने वाला स्ट्रक्चर कैसा होगा। मेरी बात समझ पा रहे सब? पक्का? इससे मैं आपको बोल रहा हूं कि वो एक एक पॉइंट को से ध्यान देना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि हमारे पास हम कोवेलेंसी की बात करें तो कोवेलेंसी क्या, मैं उस पॉइंट पे प्रॉपर्ली आना चाहता हूं। कोवेलेंसी का मतलब है कि हमारे पास नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ठीक है, कि वो पर्टिकुलर सेंट्रल एटम कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। आई रिपीट के कोवेलेंसी इट मींस द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल एटम। वो सेंट्रल एटम के थ्रू कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुए हैं, दैट इज नोन एज कोवेलेंसी। समझे कि नहीं समझे? यस और नो? ठीक है, अब आपको ध्यान दो बेटा, यही मैं आपसे समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपको ये चीजें क्लियर होंगी तो जाके आप कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में प्रॉपर्ली फिर कनेक्ट कर पाओगे। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय सेंट्रल एटम इज नोन एज कोवेलेंसी। अंडरस्टूड एवरीवन? जो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होंगे बेटा उस सेंट्रल एटम के थ्रू, उसी को हम क्या बोल रहे हैं बेटा? कोवेलेंसी बोल रहे हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? अब इसमें क्या है बेटा, ध्यान दो, सेकंड पीरियड की कोवेलेंसी अलग होती है, थर्ड पीरियड की कोवेलेंसी अलग अलग होती है। ये क्यों वेरी कर रही है ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में ताकि अपने को क्लियर हो जाए। यहां तक किसी को कोई